सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। बीमार पत्नी के सामने फैक्ट्री मालिक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, जबरन मुंह में उड़ेला तेजाब। राष्ट्रीय राजधानी की एक फैक्ट्री में काम करने वाली 15 वर्षीय लड़की के साथ प्रबंधक द्वारा कथित तौर पर रेप करने और जबरन तेजाब पिलाने की कोशिश करने का मामला सामने आ गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दिया है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के प्रबंधक जयप्रकाश को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रकाश ने पीड़िता को 2 जुलाई को अपनी बीमार पत्नी से मिलाने के बहाने बुलाया हुआ था। उसके बाद पत्नी के सामने ही उससे रेप किया गया। पुलिस उपायुक्त समीर शर्मा ने बताया कि घटना के कुछ दिन बाद प्रकाश ने पीड़िता को तब रोका जब वह घर पर जा रही थी और जबरन उसे मुंह में तेजाब उड़ेल दी। घर पहुंचने पर पीड़िता बेहोश हो गई और उससे गंभीर हालात में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि पीड़िता का बयान गैर सरकारी संगठन के सदस्य की उपस्थिति में शनिवार को दर्ज किया गया है। केरल में मंकी पॉक्स का पहला मामला मिलने के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट, लोकनायक अस्पताल को बनाया गया नोडल सेंटर। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल को मंकी पॉक्स मामले की देखरेख के लिए नोडल सेंटर बनाया गया है। दिल्ली में हालांकि अब तक मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो राज्य सरकार ने अस्पताल को निर्देश दिया कि वह संदिग्ध और कंफर्म मरीजों को उपचार और आइसोलेशन के लिए तैयार रखे। दिल्ली सरकार का यह निर्देश केरल के कोल्लम में मिले एक कंफर्म मरीज को देखते हुए आया हुआ है। कोल्लम में 35 वर्षीय शख्स मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाया गया है, जो कि देश में इस बीमारी का पहला मामला है। लोक न्याय अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने मीडिया से दिल्ली सरकार के ऐतिहासिक निर्देश की पुष्टि की है। डॉक्टर सुरेश ने कहा कि हम मंकी पॉक्स मामले के आइसोलेशन, कंटेंट ट्रेसिंग और प्रबंधन की सही प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी और मानक संचालन प्रक्रिया हमारे डॉक्टरों और स्टाफ को उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली में उमस भरी गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना, रिमझिम बारिश का दौर जारी। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से शनिवार को राहत मिल गई है। दिन में रुक रुक कर हुई रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली के आधिकारिक मानक केंद्र सफदरजंग वेधशाला के मुताबिक सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 19.6 मिमी बारिश हुई है। वही रिच क्षेत्र में 25.3 मिमी, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में 24.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पीतमपुरा में 21.5, पीएसी में बिहार में 20.5, लोधी रोड में 18.4 और आयनगर में 15.4 मिमी बारिश हुई है। इसके अलावा कई स्थानों पर जल भराव हो गया, लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। दिल्ली में शनिवार के सुबह भी हल्की बारिश का दौर जारी है। इससे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान लगाया गया था कि रविवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान जताए गए थे। दिल्ली में रेड लाइन पर बिना ड्राइविंग के चलेगी मेट्रो, ट्रायल हुआ पूरा, जानिए खास बातें। दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन पर स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिग्नल प्रणाली का ट्रायल शुरू हो चुका है। डीएमआरसी अब इसका प्रयोग करने की तैयारी में जुट गए हैं। बताई जा रहे हैं कि अक्टूबर से रेड लाइन पर रीठा से गाजियाबाद न्यू बस अड्डा के बीच स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिग्नल प्रणाली से मेट्रो रफ्तार पकड़ने लगेगी। IATS तकनीकी हासिल करने के बाद डीएमआरसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड संचार आधारित ट्रेन कंट्रोल सिस्टम तैयार कर रही हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की पहल पर डीएमआरसी और BN ने मिलाकर इसे तैयार किया है। CDB सिग्नल सिस्टम से मेट्रो का परिचालन पूरी तरह से स्वचालित होने लगता है। ऐसे में चालक की जरूरत नहीं पड़ती है। डीएमआरसी के प्रबंधक निर्देशक विकास कुमार ने कहा कि अगले 5 सालों में स्वदेशी सिग्नल प्रणाली के चालक रहित मेट्रो की रफ्तार बढ़ने लगेगी। साथ ही सिग्नल प्रणाली के लिए विदेशी कंपनियों से निर्भरता दूर हो जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से वैक्सीनेशन पर की है अपील, कहा हमें डटकर किया मुकाबला। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों ने कोरोना संक्रमण का डटकर मुकाबला किया है। आज की स्थिति में मामले कम आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं उसमें से गंभीर केस बहुत कम है। कोरोना से होने वाली मौत न के बराबर हो चुका है। दिल्ली के सीएम ने लोगों से अपील की है कि लोग पहली और दूसरी डोज के बाद प्रिकॉशन डोज भी लगवा ले। सीएम ने कहा कि पहले और दूसरी डोज की तरह दिल्ली में प्रिकॉशन डोज भी लगाए। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। सीएम ने वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि प्रिकॉशन डोज लगवाएं। दिल्ली के सीएम ने बताया कि सरकारी और निजी अस्पताल हम रोज लगभग 1 लाख डोज लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। बच्चों की सुरक्षा को लेकर निजी स्कूल वैन के खिलाफ मिल रही शिकायतें, दिल्ली सरकार ने उठाए बड़ा कदम। दिल्ली में निजी स्कूल वैन के खिलाफ ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने और बच्चों की सुरक्षा के खतरे में डालने की शिकायतें
दिल्ली में निजी स्कूल वैन के खिलाफ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालने की शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इन वाहनों को नियंत्रण करने के लिए अपनी नीति में संशोधन करने की योजना बना रही है, ताकि ये निजी वाहन परिवहन विभाग के साथ पंजीकृत हो सके। इसके लिए सरकार निजी वैन को स्कूल कैबिन नीति के तहत पंजीकरण करने की अनुमति दे सकती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक स्कूल बच्चों के लिए कैब चलाने के इच्छुक व्यक्ति को नए वाहन खरीदना होता है और उसे स्कूल कैब श्रेणी के तहत पंजीकृत करना होता है। अनुमान के अनुसार 32,000 से अधिक निजी वैन स्कूल कैब के रूप में चल रही है, लेकिन परिवहन विभाग में केवल 9,000 ही पंजीकृत है। दिल्ली सरकार के अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर वाहन स्कूल कैब सुविधा के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है और समय समय पर फिटनेस परीक्षण और जाँच के दायरे से बाहर है। यही कारण है कि ये वाहन सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं करते हैं और सुरक्षा को खतरे में डालते हुए क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की क्या शक्तियां, जाने ले सकते हैं कौन से फैसले। भारत में राष्ट्रपति पद का संविधान का सबसे ऊंचा पद होते हैं और उनकी कार्यवाही 5 साल की होती है। राष्ट्रपति भारत की संसद के दोनों सदनों और राज्य विधायकों का महत्वपूर्ण अंग होता है। संसद का कोई भी बिल बिना उसकी स्वीकृति के पास नहीं हो सकता अथवा सदन में ही नहीं लाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है और वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो दोनों की गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका पद संभालेंगे। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है कि वह किसी भी दंड का अनुमूलन क्षमता, दंड या क्षमता में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस ने पूछा क्यों नहीं आए पीएम मोदी। संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाले हैं, इससे पहले इस पर चर्चा के लिए सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। रविवार को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में भाजपा के कई बड़े नेताओं सहित कांग्रेस के भी कई नेता उपस्थित रहे। बैठक दिल्ली स्थित संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में हो रही है। इस बार संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसमें 24 बिल पेश किए जाएंगे। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने नहीं पहुंचने के कारण कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए और ट्वीट कर पूछा कि क्या यह संसदीय नहीं है। जयराम रमेश ने अपने ट्विटर में लिखा है कि संसद के आगामी सत्र पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक अभी शुरू नहीं हुई है और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित है, संसदीय नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आदि लोग शामिल हुए थे। नए भारत में हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी, भविष्य उजाड़ रही है तानाशाह सरकार राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर अक्सर केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को बेरोजगारी के मसले पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तानाशाह करार दिए गए हैं। कहा कि सरकार युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवारों की आस को तोड़ रही है। उन्हें अपना हक मांग रहे अभ्यर्थियों का एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों के दौरान 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर कथित तौर पर दुगनी होने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया था। राहुल गांधी ट्वीट किया, सवाल मत पूछो, आवाज मत उठाओ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन मत करो, नए भारत में हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी, युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवारों की आस तोड़कर देश का भविष्य उजाड़ रही है ये तानाशाह सरकार। बीजेपी और एनसीपी की 2019 में 3 दिन की सरकार पर संजय राउत ने ली चुट की, कही यह बड़ी बात। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को पूछा कि क्या 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और एनसीपी का गठजोड़ एक स्वाभाविक संगठन था। राउत की टिप्पणी शिवसेना के कुछ बागी विधायक के बयान के बाद आई है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ पार्टी का गठबंधन में 3 एक अप्राकृतिक गठबंधन था और शिवसेना को चोट पहुंचाई है। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद साझा करने के मुद्दे पर लंबे समय से सहयोगी भाजपा से नाता तोड़ लिया। एनसीपी नेता अजित पवार ने बाद में सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिलाया। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस तब मुख्यमंत्री के रूप में और पवार को डिप्टी के रूप में राजभवन में एक छोटे से समारोह में शपथ दिलाई गई थी, लेकिन पवार 3 दिन बाद अपनी पार्टी में लौट आए और फडणवीस की सरकार गिर गई। पेट्रोल डीजल की कीमत में आज कितना हुआ बदलाव, जाने दिल्ली से इन राज्यों में आज क्या है पेट्रोल के दाम। सोमवार के लिए तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल के ताजा कीमत जारी कर दिए हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में सोमवार को भी राहत रहा। गौरतलब है कि अंतिम बार 21 मई को केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिसके बाद तेल कंपनी की कीमतों में कमी आई थी। उसके बाद से तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं। आइए जानते दिल्ली से इन तमाम राज्यों के प्रमुख शहरों में सोमवार को पेट्रोल डीजल के ताजा रेट क्या है। सोमवार को दिल्ली पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे में आज भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.65 रुपये और 1 लीटर डीजल के लिए 79.62 रुपये लगेंगे। पंजाब के चंडीगढ़ में सोमवार को पेट्रोल की कीमत
96.20 और डीजल की कीमत 84.26 रुपये प्रति लीटर है। अमृतसर में पेट्रोल की कीमत 96.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल का भाव 87.22 रुपये प्रति लीटर हो गया है। जालंधर में पेट्रोल की कीमत 96.29 रुपये प्रति लीटर और डीजल के रेट 86.66 रुपये प्रति लीटर हो गया। लुधियाना पेट्रोल के दाम 96.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.18 रुपये प्रति लीटर हो गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।